बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फिज़िक्स 11th क्लास लेक्चर नंबर 5 के साथ मैं हूं मोहम्मद अरशद। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पोजीशन वेक्टर और उसके बाद हम एक वेरी इंपॉर्टेंट एक्सटेंसिव क्वेश्चन की तरफ जाने वाले हैं जिसका नेम है वेक्टर एडिशन बाय अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन मैं हमेशा स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि ये पूरी बुक का, ना कि सिर्फ इस चैप्टर का बल्कि पूरी बुक का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों? इसलिए है क्योंकि इसकी एग्जामिनेशन के अंदर रेपिटेशन बहुत ही ज़्यादा है। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर स्टूडेंट एक ऐसा वेक्टर होता है जो डिस्क्राइब करता है किसी पॉइंट की लोकेशन को, कि वो पॉइंट किसी प्लेन में है, पॉइंट किसी स्पेस में है या पॉइंट किसी एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है। जो वेक्टर किसी पॉइंट की लोकेशन, कि वो पॉइंट कहाँ पर है, उसकी लोकेशन को डिस्क्राइब करता है, उस वेक्टर का नाम क्या होता है? दैट इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर। चलें जी, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर ये वाला पॉइंट जिसको हम किसी वेक्टर के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं, जिसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, अगर वो प्लेन में है तो फिर हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? लेट्स सपोज अगर वो किसी प्लेन में एग्जिस्ट करता है जिसको हम 2 डायमेंशनल कहते हैं, एक लाइन को 1 डायमेंशनल, प्लेन को 2 डायमेंशनल और स्पेस को हम 3 डायमेंशनल कहते हैं। अगर स्टूडेंट वो पॉइंट अगर किसी प्लेन में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे एक लाइन से, और ये लाइन जो है ये क्या हमें बताती है? उसकी मैग्नीट्यूड। और इस पोजीशन वेक्टर को नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, और ये पॉइंट हो गया ओरिजिन का, ओरिजिन के रेस्पेक्ट से, और ये पॉइंट P और इसके कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट x का होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट y का होता है। और इस पोजीशन वेक्टर को स्टूडेंट हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पोजीशन वेक्टर R इज इक्वल टू A I हेड और प्लस B J हेड। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस होगा उसको हम I हेड से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस होगा उसको हम J हेड से रिप्रेजेंट करेंगे, और Z एक्सिस वाले को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसकी अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो मैग्नीट्यूड क्या होगी? मैग्नीट्यूड के लिए हम इस एरो को रिमूव कर देते हैं, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू इस कंपोनेंट का स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर एज ए होल का स्क्वायर रूट। ये है स्टूडेंट उसकी मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का तरीका। अगर स्टूडेंट कोई पॉइंट किसी स्पेस में लाई करता है, ये स्पेस में ये पॉइंट अगर लाई कर रहा है, अगर स्पेस में लाई कर रहा है तो इसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे A, B एंड C। अब इसको हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ये है कोई पोजीशन वेक्टर, दिस इज दी पोजीशन वेक्टर, इसको हमने R का नाम दे दिया। ये स्टूडेंट पोजीशन वेक्टर जो है ये किसी प्लेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब वैसे देखने में तो आपको नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 की 4 लाइन किसी प्लेन पर है। एक्चुअली जो प्लेन पर लाई करती हैं वो ये लाइन है और ये लाइन है। ये वाली लाइन एक्चुअली कहाँ पर एग्जिस्ट करती है? ये वाली लाइन, ये आपको मैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये वाली लाइन इस जगह पर एग्जिस्ट करती है। दिस इज दी x, y एंड z। और ये वाला जो पॉइंट है ये किसी प्लेन में नहीं है। अब ये देखें, अब ये है प्लेन कौन सा? x है और ये y है। ये वाला प्लेन जहां पर मैंने हाथ रखा हुआ है ये xy प्लेन है। ये कौन सा है? ये है x और ये है z, ये xz प्लेन है। और ये बोर्ड की सरफेस है yz प्लेन। अगर यहां पर होगा तो ये yz प्लेन, यहां पर होगा तो xz प्लेन, अगर यहां पर होगा तो xy प्लेन। अब ये वाला जो पॉइंट है एक्चुअल वे में कहां पर एग्जिस्ट करता है? ये इस जगह पर एग्जिस्ट करता है। इसको जब हमने मैथमेटिकली लिखते हैं तो पोजीशन वेक्टर R इज इक्वल टू A I हेड प्लस B J हेड और प्लस C K हेड, इस तरह हम लिखते हैं। अगर हम मैग्नीट्यूड लिखना चाहें इसकी तो R इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एज ए होल का स्क्वायर रूट। ये है स्टूडेंट इस पोजीशन वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में और उसके बाद उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखने का तरीका। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। अगर कोई पॉइंट आपको रैंडमली गिवन है किसी भी प्लेन में, वो एक्स वाई में भी हो सकता है,
वाई जी में भी हो सकता है, जी एक्स में भी हो सकता है, या वो पॉइंट किसी स्पेस में भी हो सकता है। तो उसको हम डिस्कस करते हैं कि उनकी इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं। चलें जी, हम इसकी कुछ एग्जांपल लेते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले अगर मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सपोज ये कोई पॉइंट है और ये पॉइंट है G2 and 3। इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इसका स्टूडेंट पोजीशन वेक्टर हम लिखेंगे R पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू 2i और प्लस और ये 3 और ये j। ठीक है जी। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर अगर एक और कोई पॉइंट है, इसको मैं लिखता हूँ 0, उसके बाद ये लिख दिया 2, उसके बाद ये लिख दिया 3। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे R इज इक्वल टू, ये फर्स्ट पहला नंबर वाला x का होता है, दूसरा y का होता है, तीसरा z का होता है। तो इसको हम लिखेंगे, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे 2j प्लस 3k, क्योंकि x की जगह पर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्टूडेंट इसको अगर मैं यूँ लिखता हूँ कि अगर कोई पॉइंट इस तरह से है, ये 3 है और 5 है और ये 6 है, इसका मतलब है कि तीनों के तीनों कंपोनेंट इसके एक्टिव हैं। तो इसका मीनिंग स्टूडेंट ये होगा कि ये पॉइंट किसी स्पेस में ले करता है। यहाँ पर एरो आएगा, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे 3i हेड प्लस 5j हेड और प्लस 6k हेड। ये स्टूडेंट हम इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर हम डिस्कस करते हैं, दैट इज इक्वल टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जिसका नेम है वेक्टर एडिशन बाय अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। स्टूडेंट, इसके नेम के ऊपर अगर फोकस करें, यहाँ पर दो चीज़ें आपको नजर आ रही हैं, नंबर 1 वेक्टर एडिशन और नंबर 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसका मतलब ये दोनों चीज़ें हम अलग-अलग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वेक्टर्स को ऐड करना भी पहले हम सीख चुके हैं, और रेक्टेंगुलर फॉर्म यानी वेक्टर की रेजोल्यूशन के बाद जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आते हैं उनको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इस आर्टिकल के अंदर हम इन दोनों को कंबाइन वे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वेक्टर एडिशन और नंबर 2 पर है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसका स्टूडेंट मतलब ये हुआ, वेक्टर एडिशन भी हम सीख चुके हैं कि जब वेक्टर्स की तादाद 2 या 2 से ज़्यादा होती है तो उसको हम ऐड करते हैं बाय अ रूल जिसका नेम है हेड टू टेल रूल। आपको याद होगा कि हम हेड और टेल के साथ मिलाया करते थे। अगर स्टूडेंट आप लोगों ने वो लेक्चर मेरे पहले वाले आप लोगों ने नहीं देखे हुए तो आप पहले वो लेक्चर वो देखें ताकि आपको ये वाले आर्टिकल की सही अंडरस्टैंडिंग हो सके, क्योंकि जब तक आपको हेड टू टेल रूल का पता नहीं होगा, वेक्टर की रेजोल्यूशन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का पता नहीं होगा, इस आर्टिकल को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। दो वेक्टर्स हमने कंसीडर कर लिए। ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और दिस इज दी एक्स एक्सिस एंड दिस इज दी वाई एक्सिस। वेक्टर्स की एडिशन स्टूडेंट आपको पता है कम से कम स्टार्ट होती है दो वेक्टर से, तो इसलिए हमने एक वेक्टर ए ले लिया और ये वेक्टर बी ले लिया, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया लाइन ओ एम से और ओ एन से। लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन OM and ON respectively using head to tail rule। head to tail rule, head to tail rule को अगर हम यूज करेंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आने वाला है। अब ये देखें हम इसको ऐड कैसे करते हैं। अगर हम स्टूडेंट इसको हम फर्स्ट वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ए को फर्स्ट एंड वेक्टर बी को सेकंड वेक्टर, इसको एज इट बिल्कुल इसको उठाएं एज इट, इसको बिल्कुल एज इट, इसकी लेंथ को भी चेंज नहीं करना और इसकी डायरेक्शन को भी चेंज नहीं करना। अगर मैं इसको एज इट उठा के यहाँ पर ले आऊँगा तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट आप इसको आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि दिस इज़ दी वेक्टर बी। ये है जी वेक्टर बी, इसको क्योंकि वेक्टर बी इसको एज इट हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं। इक्वल वेक्टर वो होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड आपस में सेम हो और डायरेक्शन भी आपस में सेम हो, इनिशियल पॉइंट एक जगह पर हो या ना हो, लेंथ भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, दिस इज बी, दिस इज बी। अब हम फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, लेकिन उसको हम लास्ट वेक्टर कहेंगे।
फर्स्ट वेक्टर की टेल और सेकंड वेक्टर के हेड के साथ हम एक लाइन मिलाते हैं और ये लाइन देखें जनाब, हम सीधी लाइन लगाते हैं, कोशिश कर रहे हैं सीधी लाइन लगाने की, तो ये जनाब आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ठीक है जी, एंड दिस इज आर रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर के हेड को मिलाने वाला जो वेक्टर होता है उसका नाम होता है क्या, रिजल्टेंट वेक्टर। दिस इज द ए प्लस और ये बी। इसके ऊपर भी एरो लगाएंगे, क्योंकि जब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके ऊपर हमें एरो लगाना फर्ज ऐन है। रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी कौन से रूल के तहत, हेड टू टेल रूल। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट मूव करते हैं, क्योंकि हमें एक बड़ी कंपल्शन है आज। कंपल्शन क्या है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। मुझे अभी भी याद है ईद के मौके के ऊपर मुझे दादाजी 500 रुपये दिया करते थे, कहते जाओ जनाब इसको चेंज करा कर रहा, और मुझे कंपल्शन लगा के भेजा करते थे। क्या भाई, कहते थे जी 50-50 के नोट ले आना। अब हालांकि एक किसी से हमने चेंज भी लेना और 50-50 मतलब कंपल्शन है कि कंपोनेंट सारे के सारे 500 के जो कंपोनेंट होते हैं वो 50-50 रुपीज़ वाले कितने वो पार्ट होंगे, वो 10 पार्ट हो। कंपल्शन है, हमें भी स्टूडेंट यहाँ पर कंपल्शन है कि जब आप वेक्टर्स को ऐड करने जा रहे हैं ये वाले कंपोनेंट ना हो, ये वाले कंपोनेंट ना हो। कौन से कंपोनेंट हो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के लिए अब हम देखते हैं कि किसी वेक्टर को रिजॉल्व कैसे किया जाता है। ये भी हम लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर आ, इनको हम रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करने का स्टूडेंट तरीका ये है कि इसके हेड से हम एक लाइन ड्रा करें, बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन ड्रा करनी है जो इस एक्स एक्सिस को टच करे 90 के एंगल के ऊपर। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर कन्फ्यूजन ये रह जाती है स्टूडेंट को कि वो यहाँ से लाइन लगाते हैं जनाब, ऐसी लाइन लगा देते हैं। बिल्कुल रॉन्ग, ऐसी लाइन नहीं लगानी, बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है जो इस एक्स को टच करे परपेंडिकुलर। अब स्टूडेंट वेक्टर ए के ये दो कंपोनेंट बन गए, दिस इज द कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, दिस इज अलोंग वाई, तो ये वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट। तो इसको हम नेम क्या देंगे, अब ये पॉइंट ध्यान में रखें, इस जगह से इस जगह तक एक वेक्टर है जो वेक्टर ए का कंपोनेंट है, इसको हम नेम देने जा रहे हैं ए, और छोटा सा x और इसके साथ i भी आप लगा सकते हैं। i लगाने का मीनिंग ये होगा कि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। जिस वेक्टर के साथ i होता है लगा हुआ, इसका मतलब है कि दिस इज कन्फर्म अलोंग एक्स एक्सिस, और इसके साथ हम यूज करेंगे a और y और साथ हम j लगा देंगे। इसका मीनिंग होगा कि दिस कंपोनेंट, जो कंपोनेंट होता है एक्चुअली वो भी स्टूडेंट वेक्टर ही होता है, जो ओरिजिनल वेक्टर का एक पार्ट होता है। अब हम वेक्टर बी को रिजॉल्व करते हैं। वेक्टर बी को स्टूडेंट रिजॉल्व करने के लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा इस पॉइंट के ऊपर ओरिजिन। अगर हम इस पॉइंट पर ओरिजिन को कंसीडर करें तो ये लाइन एक्स एक्सिस बन जाएगी और ये लाइन वाई एक्सिस बन जाएगी। अब यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट का, जब मैं कोई पेपर देखता हूँ तो अक्सर यहाँ पर इधर टेढ़ी मेढ़ी लाइन, यूं यूं लाइन, बिल्कुल नहीं करना ऐसा, बिल्कुल सीधी लाइन, ऐसी सीधी 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 लाइन ड्रा कर दी। ये देखें जी, बिल्कुल सीधी लाइन। आप इसको मैंने वैसे आपको समझाने के लिए ड्रा किया था ताकि आप समझ सकें कि इस जगह पर हम एक न्यू ओरिजिन कंसीडर करते हैं। दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। अब हमने इसको जो अलोंग एक्स एक्सिस है बी वेक्टर का है, तो इसको हम नेम देने वाले हैं बी एक्स आई का, और जो अलोंग वाई एक्सिस है इसको हम नाम देंगे बी वाई जे हेड का। वेक्टर ए का भी मसला हल हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म में, वेक्टर बी का भी हो गया। अब हम मसला हल करेंगे वेक्टर आर का, लेकिन उससे पहले इनको मिला देते हैं। अगर आप इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला दें, मिला दिया जी। अब ज़रा देखें, ये वेक्टर की लेंथ इसकी लेंथ आपस में बराबर। अब आप अगर इस सेक्शन में एरो लगा दें और इसको नेम दे दें बी और उसके बाद एक्स और ये आई, ये हो गया।
सेम 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 सेम, इसकी लेंथ सेम, तो ये डायरेक्शन अपवर्ड अगर कर दें तो ये वेक्टर जो है ये वेक्टर भी वही होगा, इसको आपने वही नेम दे देना है AYJ। ओके जी, डन हो गया। वेक्टर A भी रिजॉल्व हो चुका, वेक्टर B भी रिजॉल्व हो चुका। अब बारी है असल वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर बना हुआ है रेड कलर का। बिल्कुल इजी है। इसका जो x कंपोनेंट है इसकी टेल से लेकर इसके हेड तक गया है, और y कंपोनेंट भी इसकी टेल की लाइन से लेकर इसके हेड की लाइन, बिल्कुल ऐसे। अब r की टेल कहां पर पड़ी है? इस जगह के ऊपर। इसका हेड कहां पर पड़ा है? इस जगह के ऊपर। तो बिल्कुल स्टूडेंट, अब आपने बिल्कुल घबराना नहीं, साथ साथ चलते रहें और घबराना बिल्कुल नहीं। इधर से लाइन ड्रा करते गए और आपने ब्रेक लगा दी इसके हेड की लाइन तक, और इसको आपने नेम दे देना है क्या? RXI हेड। एक बात नोट कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। AX ऐसा नहीं लिखना, दिस इज रॉन्ग, बल्कि ऐसे कर दूंगा इसको, ये गलत है। आपने स्टूडेंट इसको ऐसा लिखना है, A के साथ छोटा सा x लगाना है। इसका मीनिंग होगा कि A और x कोई अलहदा चीज़ नहीं है, AX सिंगल वन है, एक चीज़ है, दो चीज़ें नहीं है। अगर उस तरह लिखेंगे बड़ा करके तो x अलहदा हो जाएगा और A अलहदा हो जाएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट सारा रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने ऐसा छोटा करके लिखना है। चलें जनाब, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब इनको इनके पॉइंट्स को नेम देते हैं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब ABC मेरे ख्याल में आपको आती है, मुझे भी आती है, ABCDEFGH तक आती है। अब आप देखें MNO, आगे क्या है? MNOP होता है शायद, MNOPQ और ये R और ये S, तरतीब MNOPQRS। क्लियर है? बिल्कुल तरतीब MNOPQRS। चलें जी स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। x कंपोनेंट निकालते हैं। A का भी x कंपोनेंट अवेलेबल है, B का भी अवेलेबल है और R का भी अवेलेबल है। आप देखें बिल्कुल आसान। ये पॉइंट क्या है? टेल है रिजल्टेंट वेक्टर की। दिस इज द हेड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। इसको आपने लिखना है बाय ज्योमेट्री, बाय ज्योमेट्री, बाय ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को अगर आप देखें O से R तक, O से R का जो टोटल डिस्टेंस है वो है OQ और प्लस है जी Q और ये R। टोटल लेंथ, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, टोटल लेंथ दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, टोटल। अगेन देखें OR इज इक्वल टू OQ प्लस QR, OQ प्लस QR। अब स्टूडेंट नेक्स्ट देखें, OR किस चीज के बराबर है? OR यहां से यहां तक, OR इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं RX इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं AX, इसको लिख सकते हैं BX। आई हेड लिखने की गलती नहीं करनी, क्योंकि स्टूडेंट अब यहां पर हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, जस्ट मैग्नीट्यूड, लेंथ। आई हेड लिखने की गलती नहीं करनी यहां पर। आगे चलें। अब अगर हम यहां पर ये लिखना चाहते हैं कि इसको नेम दे दें इक्वेशन का, इसको इक्वेशन का नेम दे दें। अब ये इक्वेशन को अगर आप इसकी थ्योरी लिखना चाहते हैं तो मुझे बताओ इसकी थ्योरी से आप क्या ये लिख सकते हैं? दिस इक्वेशन शो दैट x कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट, x इसको क्या बोलेंगे? ये तो मैथ लिखी हुई है, इसकी फिजिक्स क्या होगी? x कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ x कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर्स। गिवन वेक्टर कौन से हैं? A एंड B। अगर हम इधर स्टार्ट करें, सम ऑफ x कंपोनेंट ऑफ A एंड B इज इक्वल टू x कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट। कोई मुश्किल नहीं है। अब आप मेरे साथ बोलेंगे साथ साथ,
x component, this equation show that x component of the resultant is equal to sum of x component of given vectors a and b. So simple. अब हम आगे चलते हैं, इनके y कंपोनेंट की तरफ आते हैं. y कंपोनेंट क्या है? बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर हम इसको लिखेंगे we also have. अब देखें r से p तक, r से p को मिला. r से p किस चीज के इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा स्टूडेंट RS प्लस SP सुप्रीडेंट पुलिस SP. RP इज इक्वल टू RS प्लस SP. बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर. जैसा कि आपको याद होगा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमने क्या कहा था? RX. और इसी तरह से इसकी रिजल्टेंट जो R था उसकी रेजोल्यूशन में ये वाला कंपोनेंट भी क्या कहलाएगा? दैट इज इक्वल टू R, और ये Y और ये J है. अब मुझे बताओ कि इस R से P तक का जो डिस्टेंस है किस चीज की इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट R, और ये Y इज इक्वल टू ये वाली लेंथ AY और प्लस दैट इज इक्वल टू BY. बिल्कुल सिंपल. द सम ऑफ y कंपोनेंट ऑफ द A एंड B इज इक्वल टू y कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट. सो सिंपल. चलें जनाब, नेक्स्ट नंबर पर हम यहां पर एक और चीज लिखते हैं. वी हैव. अब इस जगह पर एक और चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं. ये रिजल्टेंट वेक्टर को हमने ये लिखा था A प्लस B. क्या इसके और भी मेथड हैं को लिखने के? ये देखें, टेल से चलने हेड तक A प्लस B. क्या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं? A प्लस BXI हेड प्लस BYJ हेड. दिस वन सारे ऐड कर सकते हैं. इसको यूं भी स्टूडेंट लिख सकते हैं, दिस वन RXI, दिस वन RYJ. तो देखें स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर को हम लिख सकते हैं क्या? RXI हेड प्लस RYJ हेड. सो सिंपल. अब हम नेक्स्ट नंबर पर हम इसमें डिस्कस करेंगे. ये रिजल्टेंट वेक्टर है और ये उसके कंपोनेंट हैं. ये है उसका x कंपोनेंट, ये है उसका y कंपोनेंट. अब आप स्टूडेंट आपने के नेक्स्ट नंबर पर क्या करना है? इस RX में और RY में इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यूज करके इनकी आपने वैल्यू यूज करनी है. चलें जनाब, अब हम इसको डिस्कस करते हैं. अब आप लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम स्टूडेंट यूज करते हैं तो अब आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी. R वेक्टर इज इक्वल टू, ये मैंने पहले ब्रैकेट तैयार कर ली, इधर बाहर I को एज इट रहने दिया, प्लस ये ब्रैकेट मेरी रेडी है और इसके साथ मैंने J को एज इट रहने दिया. मेरे ख्याल में अब आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि आपने ब्रैकेट के अंदर क्या पुट करना है. ब्रैकेट के अंदर आपने पुट करना है RX की वैल्यू और RY की वैल्यू. RX की वैल्यू क्या है जी? RX की वैल्यू है दिस इज दी AX प्लस B और ये X. इसकी वैल्यू है A और ये Y प्लस B और ये Y. ये अब आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ चुका, किस शक्ल में? इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. अब हमने स्टूडेंट नेक्स्ट नंबर पर क्या करना होता है? इसकी मैग्नीट्यूड और उसके बाद इसकी डायरेक्शन. इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम डिस्कस करते हैं. बिल्कुल इजी है जनाब, इसकी मैग्नीट्यूड लेना और इसकी डायरेक्शन लेना. मैग्नीट्यूड लेने का तरीकाकार क्या हुआ करता है? अब मैं इस जगह पर हेडिंग देने जा रहा हूं कि इसकी हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं. ओके जनाब, मैग्नीट्यूड के लिए क्या होगा? मैग्नीट्यूड के लिए आपने पहला काम करना है, एरो नहीं लगाना. अच्छा, एक चीज मैं आपको फिर मैं बता दूं
कि मैग्नीट्यूड स्टूडेंट लिखने का तरीका ये भी होता है कि आपने अगर एरो लगा दिया तो इसको यूं लिख दें, नो इशू, या इसको सिंपल एरो के बगैर यूं लिख सकते हैं। ये स्टूडेंट वैसा है जैसा कि आप, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये है 2 और उसके बाद इसका स्क्वायर लगा दें और उसके बाद ये इसका अंडर रूट लगा दें, या इसको सिंपल 2 लिख दें, तो मेरे ख्याल में इतना आपको आइडिया होगा कि इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है कि ये वेक्टर का जब मॉड लगा देते हैं तो वेक्टर का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। अब इसको फर्दर स्टेप हम क्या लिखेंगे? फर्दर स्टेप हम स्टूडेंट इसको ये लिखेंगे कि ये हो जाएगा a और ये x प्लस b और ये x इस कंप्लीट का स्क्वायर, और उसके बाद ये हो जाएगा जी प्लस a और ये y प्लस b और ये y और इस कंप्लीट का हो जाएगा जी स्क्वायर, और इस कंप्लीट के ऊपर आपने लगाना होता है स्क्वायर रूट। अब उसके बाद डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन के लिए थोड़ी जगह रह गई है। डायरेक्शन के लिए हम फार्मूला लगाएंगे जो इससे पहले लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके लिए भी हम डायरेक्ट फार्मूला थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, और ये आपको पता है टेन थीटा किस चीज़ के बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर नॉर्मली वाई कंपोनेंट, नॉर्मली मैं कह रहा हूँ 100% नहीं, नॉर्मली वाई कंपोनेंट होता है और बेस एक्स कंपोनेंट होता है। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पर ए वाई प्लस बी वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी और ये एक्स। तो ये तो स्टूडेंट हमने 2 वेक्टर लिए थे और 2 वेक्टर के रिस्पेक्ट से हमने उनकी मैग्नीट्यूड भी निकाल ली और डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर ली, टेकिंग आ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब अगर वेक्टर हमारे पास 2 से ज़्यादा हों तब उनको कैसे ऐड करेंगे, उनका रिजल्ट कैसे यूज़ करेंगे? तो उसके लिए आए फॉर एन वेक्टर, फॉर एन वेक्टर, अगर वेक्टर्स आपके पास n हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर क्या होगा? अगर स्टूडेंट n वेक्टर्स हैं तो क्या होगा? तो उसके लिए फार्मूला कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला उसका एज इट लगेगा। तो ये बन जाएगा ए एक्स प्लस बी और ये एक्स। अब स्टूडेंट अगर 3 वेक्टर होते तो क्या होता? ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स एज ए होल का स्क्वायर। अगर 4 वेक्टर होते ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट आ जाता। ठीक है, अगर n वेक्टर हैं तो इसी तरह सो ऑन अप टू n इसका स्क्वायर लगा देंगे, और उसके बाद y कंपोनेंट a y प्लस b y प्लस सो ऑन एज ए होल का स्क्वायर, और कंप्लीट का लगा देंगे स्क्वायर रूट। सिमिलर केस में डायरेक्शन के लिए थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, और इसको आप लिखेंगे ए वाई प्लस बी वाई प्लस सो ऑन अप टू एन, और डिवाइडर में क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सो ऑन। अब हम स्टूडेंट लास्ट के ऊपर एक समरी के नाम से है इस आर्टिकल के लिए समरी लिखनी है। समरी का मतलब है कि इस पूरे आर्टिकल में क्या क्या स्टेप अडॉप्ट किए गए हैं वो आप लिखने हैं, उनको आप ज़रा गौर करें। समरी के लिए आपने जो जो स्टेप इसको किए हैं, यूज़ किए हैं इस पूरे आर्टिकल को सॉल्व करने के लिए, वो हमने इसको एज अ समरी की शक्ल में लिखनी है। उसको हमने स्टेप्स का नाम दिया हुआ है। स्टेप्स कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं? पहला स्टेप स्टूडेंट हमने ये लिए, हमने इन तमाम गिवन वेक्टर्स के एक्स एंड वाई कंपोनेंट निकाले हैं। पहले नंबर पर फाइंड एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ऑल गिवन वेक्टर्स। ऑल गिवन वेक्टर, ऑल गिवन वेक्टर से मीन क्या है? ए एंड बी है। ऑल गिवन वेक्टर से मीन क्या है? ए एंड बी। ऑल गिवन वेक्टर मीन ए एंड बी। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर हमने क्या किया? हमने रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट निकाला। रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट कैसे हमने फाइंड आउट किया? गिवन वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट को ऐड करने से। इस रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट हमने कैसे निकाला? गिवन वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट ऐड करने से। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट किया? मैग्नीट्यूड निकाली। मैग्नीट्यूड के लिए क्या था?
मैग्नीट्यूड हमने निकाली, ये है जनाब उसका x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर एज ए होल का स्क्वायर। आफ्टर पॉइंट हमारा कौन सा है, लास्ट पॉइंट, उसकी डायरेक्शन, और डायरेक्शन के लिए हमने क्या फाइंड आउट किया, थीटा दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स, और ये हो जाएगा जी आर वाई ओवर आर एक्स। तो ये हैं इसके स्टेप जो इस पूरे आर्टिकल के हमने इसके यूज़ किए। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।